हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का प्री हिमानी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साइंस की क्लास पढ़ेंगे 6 नंबर की। इसमें दहन एवं ज्वाला का भाग 1 हमने पढ़ा। अभी पार्ट 2 विज्ञान दहन एवं ज्वाला का पार्ट 2 है। इसके अंदर दहन हम पढ़ चुके हैं और ज्वाला के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि ज्वाला है वो 3 प्रकार की होती है, यानी दहन का प्रकार। ईंधन के बारे में हमने पहले पढ़ा है, अब पढ़ेंगे दहन के प्रकार। दहन के प्रकार यानी दहन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3। दहन के 3 प्रकार होते हैं। पहला आता है तीव्र दहन। तीव्र दहन यानी जो तीव्रता के साथ दहन होता है, यानी ऐसा दहन, ऐसा जलना, आग का ऐसा जलना जो अचानक ही तेज गति से आग पकड़ लेता है। जैसे अचानक तेज गति से जलना। अचानक ही तेज गति से जलना। अचानक का मतलब होता है जैसे थोड़ी सी उसको ऊष्मा मिलती है तो वो तेज गति से जलना शुरू कर देता है। जैसे उदाहरण एलपीजी और सीएनजी, ये जलती है। एलपीजी और सीएनजी यानी एलपीजी जो घरों में प्रयोग की जाती है, उसको जैसे हम स्टोव के अंदर थोड़ी सी तीली लगाते हैं, ऑन करते हैं बटन को ऑन करते थोड़ी सी तीली लगाते ही वो क्या है, अचानक जलने लगती है। तो इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है? तीव्र दहन कहलाता है। दूसरा आता है स्वतः दहन। स्वतः का मतलब होता है अपने आप जलना। स्वतः दहन यानी दहन का वह प्रकार जो अपने आप ही जलने शुरू हो जाता है, यानी थोड़ी ऊष्मा पाकर, यानी कम ऊष्मा या कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, यानी कमरे के ताप पर जलना। कमरे के ताप पर जलना है वो कैसा आता है? स्वतः दहन कहलाता है। उदाहरण, इसका अगर मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे फास्फोरस है, जैसे फास्फोरस यानी जो फास्फोरस है वो कमरे के तापमान पर जल उठता है। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया कि सफेद फास्फोरस इतना खतरनाक होता है कि वो थोड़ा सा ही हवा, जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो वो जलना शुरू कर देता है। इसीलिए फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 यानी तीसरा प्रकार है तीव्र दहन, पहला है। दूसरा है स्वतः दहन। चौथा है विस्फोटक दहन। विस्फोटक नाम से ही पता चलता है विस्फोट होगा। विस्फोटक दहन ये कब होता है? यानी अचानक तेज गति से फटना। अचानक तेज गति से फटना या जलना। उदाहरण के तौर पे हमने अभी दीपावली आने वाली है तो पटाखे चलाते हैं, यानी पटाखे चलाना, बम फटना या आतिशबाजी चलाना, ये सब क्या है? विस्फोटक दहन के अंदर आता है। इसके अलावा जैसे गैस की टंकी अगर रिसाव होते होते अचानक ब्लास्ट हो जाता है, बम ब्लास्ट होना, तो ये सारे किसके आते हैं? विस्फोटक दहन होता है। इसे बहुत ही हानिकारक होता है। तो दहन के 3 प्रकार होते हैं: तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोटक दहन। तीव्र दहन होता है अचानक जैसे थोड़ी सी ऊष्मा मिलती है तो वो आग जलना, तेजी से आग जलना शुरू कर देती है। स्वतः दहन होता है जैसे जंगल में आग लगना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, इसे विश्व उष्णन बढ़ रहा है, इसके कारण लगातार तापमान के बढ़ने से स्वतः दहन की प्रक्रिया ज्यादा देखने को मिलती है। अब चलते हैं अपने आगे कि दहन हो गए, दहन के 3 प्रकार हो गए। अब इसके बाद में क्या है, जब कोई पदार्थ जलता है तो जलने से जो रोशनी बनती है या जो मोमबत्ती है, उदाहरण के तौर पे जिसमें एक चित्र लेता हूं मोमबत्ती का, जैसे मान लेते हैं ये कोई मोमबत्ती है, ये कोई मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती में ये जल रही है लो, तो इस लो के अंदर
ये बाहर का जो भाग होता है, इसका जो बाहरी भाग है, इसमें 3 प्रकार के होंगे इसमें, ठीक है। इसमें 3 प्रकार होते हैं। देखो, ये मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। इसके अंदर क्या होता है, सबसे जो बाहरी भाग होते हैं, जब मोमबत्ती जलाते हैं या गैस को हम जब जलाते हैं, स्टोव को, तो उसका देखना बाहरी भाग है वो अपने को नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। यानी बाहर है वो कैसा दिखाई देगा? नीला। उसके बाद में जो मिडल वाला है, बीच वाला, वो होता है पीला। और जो अंदर वाला होता है, बिल्कुल यहां से जो निकलती है हवा, यानी जो गैस जो भी निकलती है, ये होता है काला। तो सबसे जो बाहरी जो लो होती है, सबसे बाहरी लो होती है, उसको बोलते हैं नीली ज्वाला बोलते हैं, नीली ज्वाला होती है। पीली ज्वाला मध्य वाली होती है, जो अर्ध जली होती है, और जो बिल्कुल नहीं जली है यानी कच्ची होती है बिल्कुल भी, उसको काला भाग बोला जाता है। नीली ज्वाला होती है वो पूर्ण दहन होता है। क्या होता है? पूर्णतः दहन, यानी पूरे रूप में जो ईंधन है, चाहे कोई सा भी ईंधन है, वह पूर्ण रूप से जल चुका है, नीली ज्वाला है। पीली ज्वाला है, उसका मतलब अर्ध जला है, अर्ध जला, यानी आधा जला है वो। काली ज्वाला है वो बिना जले, बिना जला भाग, यानी कोई भी ईंधन है उसका बिना जला हुआ भाग है वो काली ज्वाला हो। अर्ध जला है वो पीली ज्वाला है, और जो बिल्कुल जिसका पूर्णतः दहन हो चुका है उसका रंग नीला होगा। इसी कारण इसके 3 भाग माने गए हैं। कौन कौन से है? जो सबसे नीला भाग होता है वो सबसे गर्म भाग है। इससे क्या है? सबसे गर्म, यानी जो नीली ज्वाला होती है वो क्या होती है? सबसे गर्म ज्वाला होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि पीली ज्वाला होगी वो क्या होगी? इससे कम, यानी जो नीली ज्वाला है उससे पीली ज्वाला क्या होगी? इससे कम। और ये क्या है? जो काली ज्वाला है वो सबसे कम, सबसे कम, मध्य गर्म, ऐसे लिख सकते हैं। यानी सबसे ज्यादा गर्म होगा वो नीली ज्वाला वाला भाग होगा, यानी सबसे बाहरी भाग होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। उसके बाद थोड़ा अंदर होते हैं, पीली होती है, जो अर्ध जली होती है वो मध्य गर्म, यानी आधा कम गर्म होता है। सबसे कम गर्म होता है वो काली ज्वाला होती है। अब यहां से प्रश्न क्या उठता है? यहां से एक प्रश्न उठता है कि सुनार, या जो सोने और चांदी का जो काम करता है, सुनार सोने और चांदी के काम करता है, उसको क्या बोला जाता है? सुनार। सुनार यहाँ पे लिखेंगे, सुनार सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी के आभूषण बनाते समय मोमबत्ती की सबसे बाहरी भाग का प्रयोग करता है। यानी सुनार है वो एक फूंकनी होती है, सबसे बाहरी भाग का प्रयोग करता है। बाहरी भाग का फूंकनी बोल सकता हूं मैं, फूंकनी, यानी फूंकनी से वो क्या है? फूंक मारता है। किस सबसे बाहरी भाग में फूंकनी से फूंक मार कर आभूषण तैयार करता है, आभूषण तैयार करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें मोमबत्ती में पूर्णतः दहन होता है, यानी सबसे बाहर जो नीली ज्वाला है उसका ही प्रयोग है। वो सुनार क्या करता है? उसका प्रयोग करके ही वो सोने और चांदी का आभूषण बनाता है, उसमें टांका लगाता है या कोई भी धातु का ढालने का काम करता है, वह इसी के द्वारा किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट जो अपना है कि जो ईंधन है, इस ईंधन का उष्मीयमान, या उष्मीयमान कितनी मापने की जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? यानी किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त, किसी
ईंधन के 1 किलोग्राम के जलने से प्राप्त ऊष्मा को उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। याद रखना कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के जलने से प्राप्त ऊष्मा को उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहा जाता है। ऊष्मीयमान ईंधन के ऊष्मीयमान मापने की इकाई। ये प्रश्न पूछा जाता है, यह प्रश्न कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होता है कि कोई भी ईंधन है उसका 1 किलोग्राम ऊष्मीयमान को अगर जलाया जाए तो उससे जो ऊष्मा मिलेगी यानी जो रोशनी या जो गर्मी मिलेगी वही उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीयमान मापने की इकाई है वो क्या होती है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। किलो जूल प्रति किलोग्राम है वो ईंधन को ऊष्मीयमान मापने की जो इकाई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईंधन के ऊष्मीयमान मापने की इकाई कितनी है। अब इसके बाद में एक तालिका बना रहे हैं, इस तालिका को अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसमें से एक प्रश्न 100% आता ही आता है कि पूछा जाता है कि कोई ईंधन दे दिया, जैसे यहाँ पे ईंधन दिया हुआ है कि ईंधन और ऊष्मीयमान यानी किस ईंधन का कितना ऊष्मीयमान होता है, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तभी अपने पहला है गोबर के उपले 6000 से 8000। गोबर के उपले, अब मारवाड़ी का नहीं, थेपड़ी, गोबर की थेपड़ी। गोबर के उपले 6000 से लेकर के 8000 ऊष्मीयमान है। ये किसके अंदर है? किलो जूल प्रति किलोग्राम के अंदर है। ये क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। ईंधन का ऊष्मीयमान है किलो जूल प्रति किलोग्राम है, तो 6000 से 8000 किलो जूल या प्रति किलोग्राम। उसके बाद में लकड़ी का जो ऊष्मीयमान है वो कितना है? लकड़ी का है 17000 से लेकर के 22000 तक। 17000 से 22000 तक लकड़ी। उसके बाद में कोयला है, कोयले का ऊष्मीयमान कितना है? कोयले का जो ऊष्मीयमान है वो है 25 से 33000, यानी 25000 से 33000 के बीच में। अब कोयले के बाद में आता है पेट्रोल। पेट्रोल का है 45000। पेट्रोल किसका है? 45000। पेट्रोल के बाद में आता है डीजल, मीथेन, मिट्टी का तेल, यानी मिट्टी का तेल, या मैं इसको बोलूं केरोसिन। इसका जो ऊष्मीयमान ये भी कितना का होता है? 45000। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल का भी कितना होता है? 45000। ये याद रखना बेटा, 45000। उसके बाद में मीथेन का होता है 50, सीएनजी का 50। ये इंपॉर्टेंट है। मीथेन का होता है 50,000 और सीएनजी का होता है 50,000। सीएनजी का 50। एलपीजी का होता है 55,000। एलपीजी का 55,000। एलपीजी का होता है 55,000। और जैव गैस का होता है 35 से 40,000। जैव गैस 35,000 से 40,000 के बीच। 35 से 40,000 के बीच। सबसे ज्यादा होता है वो होता है हाइड्रोजन का 1.5 लाख। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है वो होता है हाइड्रोजन का 1,50,000। दिखाई दे रहा है सभी को? सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का
मैं यहां लिख देता हूं, हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा, यहां लिख देता हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का होता है 1,50,000 यानी 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ये ध्यान रखना बेटा। इसमें इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो है सीएनजी, एलपीजी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मीथेन और ये हाइड्रोजन सबसे अधिक सबसे कम। गोबर उपले का होता है 6,000 से 8,000, लकड़ी का 17,000 से 22,000, कोयले का 25,000 से 33, पेट्रोल का 45,000। आज तक जो पूछा गया है ना बेटा वो है मीथेन, सीएनजी और एलपीजी का। यानी 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है कि सीएनजी का उसमें कितना होता है, एलपीजी का उसमें कितना होता है। तो सीएनजी का कितना होता है, सीएनजी का होता है 45,000 और 50,000 और एलपीजी का होता है 55,000। इसके अलावा सबसे ज्यादा होता है वो हाइड्रोजन का। ये तालिका जरूर याद करनी है। चलते हैं आगे। इसमें से एक प्रश्न आता ही आता है कि किसी ईंधन का उसमें की इकाई पूछ लेता है या फिर। अब आता है लकड़ी, कोयला और पेट्रोल। श्वास जैसे दम, यानी ये लकड़ी, कोयला और पेट्रोल होते हैं, ये क्या है, अपने कण, कुछ धूल के कण छोड़ देते हैं, इसे श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती है। इसके बाद में आता है ईंधन का अपूर्ण दहन होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ईंधन का अपूर्ण दहन, यानी जो पीला दहन था ना, अपूर्ण दहन आधा जला, अपूर्ण दहन होने से वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब क्या होता है, इसी में एक टॉपिक है कि रात को कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। ईंधन का अपूर्ण दहन होने से क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कैसे, ध्यान से देखो, मृत्यु हो सकती है। ध्यान से ना बेटा कि रात में अपने बुजुर्ग, दादी, दादा और ये बताते क्या है, अभी भी है कि जब रात में अपने सोते हैं ना, तो उस समय कभी भी अपने को अंगीठी जला करके नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जब तक अपने रात को कुछ भी आपका ना मारवाड़ी में खीरा लेके जाओ अंदर, अगर खीरा लेके अंदर बैठे तो जब तक वो खीरा पूरा बुझ ना जाए तब तक अपने को कोई भी गेट है वगैरह ये बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो कोयला है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, CO2। ये क्या होती है, कमरे के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसको खत्म कर देती है। ऑक्सीजन के खत्म हो जाने से वहां पर वातावरण है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में आता है अधिकांश ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ईंधन के जलने से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। विश्व उष्णन या मैं कहूं ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न आता है कि विश्व उष्णन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, या ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो इसके लिए जो गैस उत्तरदायी है वो है ग्लोबल वार्मिंग। CO2 की
मात्रा बढ़ने से, CO2 की वायुमंडल में मात्रा बढ़ने से हो रहा है, यानी विश्व उष्ण या ग्लोबल वार्मिंग है, ये वायुमंडल CO2 की मात्रा बढ़ने से हो रहा है, ये समस्या पैदा हो रही है। इसके बाद में आता है कोयला और डीजल के जलने से, कोयला एवं डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये क्या करती है? दम घोटू होती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में मिल जाते हैं। इसके बाद में आता है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो क्या करते हैं? वर्षा जल में मिल जाते हैं और वर्षा को अम्लीय बना देते हैं। इसी को ही अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। आगे ध्यान रखना कि ये जो सल्फर है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित, यानी जब कार्बन और जो कोयला और डीजल जलता है तो उससे सल्फर निकलती है। इसके अलावा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होते हैं ये दोनों मिलकर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस वर्षा जल के साथ मिलकर उसको अम्लीय बना देती है। अम्लीय बना देती है। इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यहां से प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान रखना, मैं बना रहा हूं प्रश्न कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहां से एक तो ये प्रश्न बनता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। अब आता है अम्लीय वर्षा के अंदर कौन कौन सी गैस उतर रही है, तो कौन कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक तो है और नाइट्रोजन है। ये दोनों मिलकर के कैसी वर्षा बनाती है? अम्लीय वर्षा बनाती है। अम्लीय वर्षा कराने में सहायक है। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा कराने में सहायक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में होती है। इससे क्या है, जो वर्षा जल है ये मिल जाती है उसकी बूंदों के अंदर और उसको अम्लीय बना देती है। अब इससे क्या होता है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। ताजमहल का संक्षारण, ताजमहल का संक्षारण या लगातार उसकी क्षति हो रही है। ताजमहल का संक्षारण अम्लीय वर्षा, यानी ताजमहल के संक्षारण के लिए उत्तरदायी कौन है? तो अम्लीय वर्षा है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस है। ये क्या है? फैक्ट्रियों के अंदर, यानी जैसे ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां पे क्या आसपास में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनसे निकलने वाले धुएं से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित होती है। ये दोनों मिलकर के जो वर्षा जल है उसको अम्लीय बना देती है। और ये जो अम्लीय वर्षा है इस ताजमहल के ऊपर आके गिरती है, यानी और भी पास में गिरती है, लेकिन जहां भी ये गिरती है तो वहां पर ये भारी नुकसान पहुंचाती है, यानी कोई भी वस्तु है उसको संक्षारण यानी उसका कटाव कर देती है। इसी कारण है जो ताजमहल का है वो लगातार संक्षारण हो रहा है। ताजमहल है उसके अंदर संगमरमर लगा हुआ है। कौन कौन सा? ताजमहल में सफेद संगमरमर। प्रश्न आता है कि ताजमहल में सफेद कौन सा संगमरमर लगा हुआ है? सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। सफेद संगमरमर कहां का लगा हुआ है? नागौर, डेगाना नागौर का। डेगाना है वो नागौर जिले के डेगाना तहसील का ये संगमरमर लगा हुआ है निर्माण में, यानी ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और ये कहां पर है? डेगाना नागौर का है, ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। बस इतनी क्लास है, आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है। चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब अगला पार्ट करेंगे। आज की
क्लास में इतना ही। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन कि वे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।